Hello dear students. So in this lecture we will discuss the supply as requested by many of you. अब सप्लाई क्या है? सप्लाई को डिमांड का आप जस्ट ऑपोजिट समझ सकते हो. जब भी हमने डिमांड की बात की थी, डिमांड क्या है? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज रेडी टू बाय और अ बायर इज रेडी टू बाय. जबकि सप्लाई में हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम कंज्यूमर का एंगल छोड़ के इस बार हम सारे क्या हैं? सप्लायर्स हैं, हम सारे प्रोड्यूसर्स हैं. तो सप्लाई क्या हो गई? सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ सेलर इज रेडी टू सेल. कोई भी सेलर वो क्वांटिटी जो बेचने को तैयार है किसी भी कमोडिटी की एट अ पर्टिकुलर प्राइस, किसी एक पर्टिकुलर या गिवन प्राइस पे कोई भी सेलर अपने प्रोडक्ट या सर्विस की कितनी क्वांटिटी बेचने को रेडी है, सो दैट क्वांटिटी इज नोन एज सप्लाई. अब बात आती है कि यहाँ पे सेलर वर्ड का मीनिंग क्या है. सेलर का मतलब एक इंडिविजुअल हो सकता है जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने के लिए ऑफर करता है फॉर अ प्राइस, इन एक्सचेंज ऑफ अ प्राइस. या फिर सेलर जो है एक फर्म भी हो सकती है, एक गवर्नमेंट भी एक सेलर हो सकती है, या फिर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंडस्ट्री सेलर कही जा सकती है. तो सेलर का मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन से नहीं है. सेलर कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फर्म या कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट जो किसी भी गुड या सर्विस को बेचने के लिए रेडी है फॉर अ पर्टिकुलर प्राइस. अब बात करते हैं कि कौन से फैक्टर्स जो हैं वो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, या फिर इनको हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, यानी किन फैक्टर्स की वजह से सप्लाई कम होती है या ज़्यादा होती है. तो सबसे पहला फैक्टर है प्राइस. वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डिमांड को भी डिटरमिन करता है, एज वेल एज प्राइस एक ऐसा फैक्टर है जो सप्लाई को भी डिटरमिन करता है. अब डिमांड के केस में हम देखते थे कि ऑपोजिट रिलेशन होता है. जब भी प्राइस बढ़ती है तो कंज्यूमर ज़्यादा प्राइस देना नहीं चाहता है, क्योंकि उसके हाथ से तो पैसा जा रहा है, तो वो ज़्यादा प्राइस पे कम डिमांड करता है. जबकि जो हमारा सेलर है, सेलर को तो रेवेन्यू मिलेगा गुड्स को बेच के, तो जब भी प्राइस हाई होगा ऑब्वियसली उसका रेवेन्यू उस केस में ज़्यादा मिलेगा, तो वो सप्लाई भी ज़्यादा करेगा. सो वेन एवर प्राइसेज आर हाई सप्लाई विल बी हाई, एंड वाइस वर्सा. जब प्राइसेस कम होगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगी. सो इट मीन्स देर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई. सेकेंड फैक्टर आता है प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली हमने 3 कैटेगरी या 4 कैटेगरी में, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इस तरह से हम डिवाइड करते हैं. तो लैंड, लेबर और कैपिटल की जब मैं बात करूँ, इनकी प्राइसेस क्या होगी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस क्या होती है? जो भी इनको पेमेंट दिया जा रहा है. जैसे लैंड पे हम पेमेंट करते हैं रेंट के रूप में, लेबर को पेमेंट करते हैं हम वेजेस के रूप में, कैपिटल को पेमेंट किया जाता है इंटरेस्ट के रूप में. सो इंटरेस्ट है, जो रेंट है, जो वेजेस हैं, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस है. अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस अगर बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा. मुझे इन सबको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा. इस वजह से सप्लायर्स या जो सेलर्स हैं वो डिमोटिवेट होंगे, यानी उन गुड्स की सप्लाई वो कम करना चाहेंगे जिसमें उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा लग रहा है, जबकि उन गुड्स को ज़्यादा बनाना चाहेंगे या उन गुड्स को ज़्यादा सेल करना चाहेंगे जहाँ पे उसका कॉस्ट जो है वो कम आ रहा है. सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस हाई होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, सप्लाई कम होगी, एंड वाइस वर्सा. थर्ड कम्स लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी और द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. सो व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ योर टेक्नोलॉजी, इस पे भी आपका सप्लाई डिपेंड करेगा. अगर आपने पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रखी है, जबकि जो आपकी राइवल फर्म्स हैं वो आज नई टेक्नोलॉजी पे आ गए हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट आपका 5 आवर्स में बन रहा था, यानी मान लो कि 50 यूनिट्स आपकी 5 आवर्स में बन रही है, जबकि जो नए लोग आए हैं वो उन्हीं 50 यूनिट्स को 1 आवर में बना देते हैं, क्योंकि दे हैव न्यू टेक्नोलॉजी. तो टेक्नोलॉजी पे भी सप्लाई डिपेंड करती है. अगर पुरानी टेक्नोलॉजी है तो सप्लाई कम होगी, और इफ़ यू आर यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एडवांस मशीन्स आपके पास है, तो आपकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी. देन फोर्थ कम्स गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलेटेड टू टैक्सेशन और दी सब्सिडीज़, कि गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है आपके बिजनेस को लेकर. अगर आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनको एक सब्सिडी दे रहा है. सब्सिडी का मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट से जो छूट दी जाती है, जो हेल्प दी जाती है, मॉनेटरी हेल्प, उनको सब्सिडी बोलते हैं. तो कई बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है वुमेन एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए
जो भी फीमेल अपने नाम से लैंड लेती है, कोई भी इंडस्ट्रियल लैंड परचेज करती है, तो गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी देती है। या कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं या गुड्स होती है जिसको गवर्नमेंट को लगता है कि ये पब्लिक वेलफेयर के लिए अच्छी है, उसको मोटिवेट किया जाना चाहिए उसकी सेल को, तो गवर्नमेंट उन प्रोडक्ट्स में भी सब्सिडी दे देती है, कुछ मॉनेटरी हेल्प दे देती है कि तुम इंडस्ट्री लगाओ, अगर 1 करोड़ रुपीज़ लगना है और तुम्हारे पास इतना नहीं है तो इसमें से 50% हम दे देंगे, 70% हम दे देंगे, जो डिपेंड करता है। तो सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दी गई हेल्प है। तो अगर गवर्नमेंट सब्सिडी की पॉलिसी फॉलो कर रही है आपके बिजनेस में, आपको सब्सिडी दी जा रही है, तो ऑब्वियसली आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा और आप मोटिवेट होगे उस प्रोडक्ट को बनाने में, तो उसकी सप्लाई बढ़ेगी। और इसी के ऑपोजिट अगर गवर्नमेंट आपके गुड्स पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगा रही है, जो गुड्स आप बना रहे हैं उन पे टैक्स बहुत आई है, तो ऑब्वियसली आप उनकी सप्लाई कम करना चाहोगे। देन नेक्स्ट कम्स मोर फर्म्स। अगर किसी इंडस्ट्री में नई फर्म्स ज्वाइन कर लेती है, ज़्यादा फर्म्स आ जाती है, या जहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा फर्म्स है, तो ऑब्वियसली उस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट की या सर्विसेज की सप्लाई ज़्यादा होगी, और जहाँ पे फर्म्स से कम है वहाँ पे सप्लाई भी कम होगी। देन कम्स वेदर। अब मौसम से भी सप्लाई डिपेंड करती है ऑब्वियसली। जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की हम बात करें, जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो जब भी मौसम फेवरेबल होता है, सीज़न अच्छा जा रहा है, तो उनकी सप्लाई बढ़ती है, प्रोडक्शन अच्छा होता है, क्रॉप्स अच्छी होती हैं। और जब सूखा पड़ता है, बारिश वगैरह नहीं आ रही है, जिन क्रॉप्स के प्रोडक्शन में पानी बहुत ज़्यादा चाहिए और उस समय सूखा पड़ चुका है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे सप्लाई उन प्रोडक्ट्स की कम हो जाएगी। देन लास्ट कम्स फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस। अब प्राइसेस से रिलेटेड प्रोड्यूसर्स के या सेलर्स के क्या एक्सपेक्टेशंस है कि फ्यूचर में, अगर उनको लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस हाई होने वाली है, जो प्रोडक्ट मैं सेल कर रही हूँ उसकी प्राइस फ्यूचर में हाई होने वाली है, तो मैं क्या करूँगी, एट प्रेजेंट उनका स्टॉक करके रख लूँगी और उनकी सप्लाई मार्केट में रोक दूँगी कि मैं अभी सप्लाई करूँगी ही नहीं। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जब फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस बढ़ने वाली है, तो प्रेजेंट में सप्लाई कम हो जाएगी, और अगर मुझे लग रहा है फ्यूचर में इन प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाएगी, तो मैं प्रेजेंट में अपना सारा माल निकालने की कोशिश करूँगी ताकि मुझे लॉस नहीं हो। सो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, जिनकी वजह से सप्लाई कम होती है या ज़्यादा होती है। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई की। वेरी फेमस लॉ इकोनॉमिक्स में, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई, क्योंकि ये दो पिलर्स है, सप्लाई एंड डिमांड, इन्हीं पे पूरा इकोनॉमिक्स बेस्ड है। तो सप्लाई साइड जो है प्रोड्यूसर्स के एंगल से या हम बिजनेस के एंगल से देखते हैं, जबकि डिमांड साइड जो है वो दैट वाज ऑल अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर। अब लॉ ऑफ सप्लाई अगेन लाइक लॉ ऑफ डिमांड, इट इज़ एप्लीकेबल विद अ कंडीशन। और वो कंडीशन क्या है, क्योंकि कोई भी लॉ जो होता है वो कोई कंडीशन के साथ ही एप्लीकेबल होता है, यूनिवर्सल लॉ बहुत कम होते हैं। तो इकोनॉमिक्स में हम जितने भी लॉ पढ़ेंगे उनमें हम कुछ कंडीशंस लगाएंगे। तो ये लॉ में मैंने एक कंडीशन पहले लगा दी, इफ़ अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। अगर अदर फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं होता है, वो सेम रहते हैं, सो देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, तब तो क्या होगा, हर केस में प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन आएगा। एज द प्राइस ऑफ ए गुड और सर्विस इंक्रीजेस, जैसे ही किसी कमोडिटी या सर्विस की प्राइस बढ़ेगी, द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ सच गुड्स विल ऑल्सो इंक्रीज, और उनकी सप्लाई भी बढ़ेगी एंड वाइस वर्सा। और जैसे यानी कि जैसे उनकी प्राइसेस कम जाएगी, तो सप्लाई भी प्रोड्यूसर्स या सेलर्स कम करेंगे। अब यहाँ पे जो अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट वाला ये कंडीशन जो है, इन अदर फैक्टर्स का मतलब क्या है, इन अदर फैक्टर्स का मतलब है कि प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं जो सप्लाई पे इम्पैक्ट डालते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। यानी इनको, इन अदर फैक्टर्स वालों को हम अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई भी बोलते हैं। इन अजम्पशंस को मैंने यहाँ बोर्ड में मेंशन नहीं किया है, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से मैं आपको बताती हूँ, जिसको आप कर सकते हो अगर अजम्पशंस आ भी जाती है एग्जाम में। अजम्पशन का मतलब क्या हो गया कि प्राइस का तो रिलेशन हम बता रहे हैं यहाँ पे, प्राइस का सप्लाई के साथ, तो प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको आपको कांस्टेंट करना है। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे फर्स्ट एजम्पशन की प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन शुड रिमेन कांस्टेंट, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी शुड रिमेन कांस्टेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज शुड नॉट चेंज, देयर आर नॉट एनी फर्म्स एंटरिंग इनटू द मार्केट, या कोई भी नई फर्म्स नहीं आ रही है, वेदर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। सो दीज कैन बी योर अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। इन्हीं को बोलते हैं अदर फैक्टर्स, यानी प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें अगर कोई चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेंगे, तभी प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन आएगा। तो इसको मैंने इस तरह से भी यहाँ पे लिख दिया है।
दिस इज द सप्लाई फंक्शन. फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस आर नथिंग बट द मैथमेटिकल representations which shows that there exists some relationship between two variables. फंक्शंस हमें एक रिप्रेजेंटेशन, एक लिखने का तरीका है मैथ्स के फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में, जो हमें ये बताएंगे कि दो वेरिएबल के बीच में कोई तो रिलेशन है. फंक्शन को देख के हमें ये नहीं पता चलता कि वो रिलेशन किस डायरेक्शन में है, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, लेकिन फंक्शन को देख के हम ये बता सकते हैं कि एक फैक्टर दूसरे पे डिपेंडेंट है. अब यहाँ पे मैंने लिखा है एस एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स. एस एक्स का मतलब है सप्लाई ऑफ एक्स गुड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स गुड, यानी जो सप्लाई है एक्स गुड की वो एक्स गुड की प्राइस पे डिपेंड करती है. यानी कि जो बाहर वाला वेरिएबल है वो अंदर वाले वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो डिपेंड करता है अंदर वाले वेरिएबल पे. फंक्शंस के लिए एक बार इतना ही लेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम कभी और बात करेंगे इसकी जब हम इकोनोमेट्रिक्स पे आएंगे. तो ये हो गया सप्लाई फंक्शन, इसको इस तरह से लिखा जाता है. अब अगर हम लॉ ऑफ सप्लाई को एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करें, सो मैंने लिया एग्जाम्पल पेन का कि पेन की ये प्राइसेस है, रुपीज़ में प्राइसेस दे रखे 50, 40, 30, 20, 10 रुपीज़. तो जैसे जैसे पेन की प्राइसेस कम हो रही है, सब पेन की जो सप्लाई है जो कि यूनिट्स में दी हुई है, जब पेन की प्राइस हाई थी तो सेलर्स से ज़्यादा सप्लाई कर रहे थे, 30 यूनिट सप्लाई कर रहे थे. प्राइस कम हुई तो अब 25 ही सप्लाई कर रहे हैं, और प्राइस कम हुई तो 20 यूनिट से सप्लाई कर रहे हैं, और प्राइस कम हुई एंड सो ऑन. यानी कि ये जो लॉ ऑफ सप्लाई है उसको हमने एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है. और इसी का जब हम डायग्राम बनाते हैं तो एक्स एक्सिस पे हमने लिया है क्वांटिटी सप्लाइड, वाई एक्सिस पे लिया है प्राइस, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्स पे ले रहे हैं और इंडिपेंडेंट को वाई पे, प्राइस एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो इस तरह से हम फ्री हैंड ग्राफ भी बना सकते हैं. आपको ज़रूरी है आप मेजरमेंट लेके ही बनाओ, तो आप चाहो तो डॉट्स लेके भी बना सकते हैं. और ये एक पॉजिटिवली स्लोप्ड सप्लाई कर्व या अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व आ गया. देखिए जब भी कोई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग अगर है तो इसका मतलब एक्स और वाई एक्सिस पे जो दो फैक्टर्स हैं उनमें पॉजिटिव रिलेशन है, वो दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है. और अगर ये इन्वर्सली स्लोप्ड आता है जैसे कि डिमांड कर्व है, इसका मतलब दोनों के अंदर इन्वर्स रिलेशन है, जैसे प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो रहा है और प्राइस बढ़ी डिमांड और कम, तो वो नेगेटिवली स्लोप्ड हम बनाते हैं, जबकि यहाँ पे सप्लाई को हम पॉजिटिवली स्लोप बनाएंगे. एग्जाम्पल एक और लिखा है मैंने, जैसे कि कोई फर्म है जो कि टीवी बनाती है या कार्स बनाती है, तो उनमें से किसी भी प्रोडक्ट की अगर प्राइस बढ़ जाती है, जैसे टीवी की प्राइस बढ़ गई, तो वो लोग क्या करेंगे, टीवी की सप्लाई ज़्यादा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टीवी प्रोड्यूस करना चाहेंगे सेलर्स. अब बात करते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई के एजम्पशंस को हमने डिस्कस कर लिया है. अब इसके एक्सेप्शंस क्या हैं? एक्सेप्शन का मतलब होता है कि कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई वर्क नहीं करता, यानी कि कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी नहीं, या तो कांस्टेंट रहेगी या फिर कम ही होएगी. लेकिन ऐसा तो नहीं होगा, ऐसे हम एक्सेप्शंस लेते हैं. पहला एक्सेप्शन है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जैसे अभी मैंने बताया फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं वो ऑब्वियसली उनको बनने में टाइम लगता है, एक प्रोसीजर रहता है, तो वो ऐसे ही नहीं बनते हैं, फिर वो मौसम पे भी डिपेंड करते हैं. तो प्राइस बढ़ने पे ज़रूरी नहीं है इन प्रोडक्ट्स की सप्लाई बढ़े. सेकंड आता है मोनोपोली. लोग जो है, मोनोपोली क्या होती है, जहाँ पे सिंगल सेलर है, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो मोनोपोलिस्ट पूरा का पूरा प्राइस कंट्रोल अपने पास रखता है. सिमिलरली क्वांटिटी भी जो है उसके कंट्रोल में रहती है. तो इवन एट द हाई प्राइस ज़रूरी नहीं है कि वो ज़्यादा क्वांटिटी बेचने को तैयार हो या ज़्यादा सप्लाई करे, क्योंकि मोनोपोलिस्ट तो किंग है हमारा, और उसका तो मार्केट पे सिक्का चलता है. थर्ड है कंपटीशन. अब मार्केट के अंदर अगर कंपटीशन बहुत हाई होता है तो राइवल फर्म्स क्या करती है, कम प्राइस पे भी अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करती है, यानी प्राइस कम है लेकिन सप्लाई उनकी क्या हो जाएगी, उस केस में भी ज़्यादा रहेगी ड्यू टू कंपटीशन. देन कम्स पेरिशेबल गुड्स. अब जो भी गुड्स जल्दी ख़राब होने वाली है उस केस में सेलर्स क्या करेंगे, उनको क्योंकि उनको निकालना है माल को, कि अगर वो 2 दिन में नहीं निकाला तो ये गुड्स ख़राब हो जाएगी, तो प्राइस कम पे भी वो ज़्यादा माल सप्लाई करने को रेडी हो जाते हैं ताकि लॉस तो नहीं हो एटलीस्ट उनको. देन कम्स रेयर गुड्स. रेयर गुड्स जैसे जिसमें हम रेयर पेंटिंग्स की बात कर सकते हैं, कोई गुड्स ऑफ डिस्टिंक्शन या फिर आर्टिस्टिक गुड्स की बात कर सकते हैं. तो जैसे कोई M.F. हुसैन की पेंटिंग की अगर मैं बात करूँ जो बन गई है ऑलरेडी, अब उनकी सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो सकता, उनकी प्राइसेस ही चेंज होती रहती है लेकिन सप्लाई में उनके कोई चेंज नहीं होता. 6 आता है आउट ऑफ फैशन गुड्स. जो फैशन से
से बाहर हो गई है। जैसे कपड़ों की बात करें जो अब आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं लेकिन शोरूम में पड़े हैं, तो वो लोग डिस्काउंट निकाल के भी उनकी सप्लाई बढ़ाते हैं, यानी कम प्राइस पे भी उनकी सप्लाई बढ़ा देते हैं। एक फैक्टर और हम यहाँ पे ले सकते हैं, दैट इज ऑक्शनेबल कमोडिटी। ऑक्शनेबल गुड्स यानी जिन गुड्स की ऑक्शन होती है, तो आप देखिए वहाँ पे प्राइस बढ़ रही होती है लेकिन सप्लाई फिक्स रहती है। एक प्रोडक्ट है जो ऑक्शन पे रखा हुआ है, अब उस पे बिड्स लग रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगती जा रही है, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या हो रही है, सप्लाई फिक्स है, उस केस में सप्लाई नहीं बढ़ती है। सो दीज आर दी एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। सो दिस वाज ऑल अबाउट सप्लाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।